आप देख रहे हैं ज्वार झारखंड और आपके साथ मैं हूं विवेक। वित्तीय वर्ष 2020-21 के कृषि विभाग के बजट में बदलाव का प्रस्ताव तैयार किया गया है और इसके मुताबिक रघुवर सरकार की महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री आशीर्वाद योजना बंद होगी। इस योजना मद में खर्च होने वाली राशि का उपयोग अब किसानों के कर्ज माफ करने में किया जाएगा। मुख्यमंत्री आशीर्वाद योजना के तहत सरकार किसानों को प्रति एकड़ 5,000 रुपए दे रही थी। इसमें किसानों को दो किश्त की राशि दी गई थी और अंतिम किश्त के भुगतान की सूची तैयार है और इस पर सरकार को करीब 1,000 करोड़ रुपए खर्च करने थे। लेकिन अब किसानों को आशीर्वाद नहीं मिल पाएगा और आपको यह बताएं कि यूपीए महागठबंधन के चुनावी घोषणा पत्र में किसानों की कर्ज माफी की बात शामिल है और इस पर आने वाले वित्तीय वर्ष में करीब 2,000 करोड़ रुपए का प्रावधान होगा। और इधर कांग्रेस पार्टी ने स्पष्ट किया है कि गठबंधन के न्यूनतम साझा कार्यक्रम के तहत राज्य के किसानों की कर्ज माफी के लिए प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। कांग्रेस प्रवक्ता आलोक दुबे ने आरोप लगाया है कि पूर्व सरकार की मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना से किसानों को लाभ नहीं मिल पा रहा था। जो कृषि आशीर्वाद योजना थी, जो 6,000 रुपए किसानों के खाते में देना था, 14 करोड़ किसानों को देने की बात हुई थी, मात्र 7 करोड़ किसानों को ये दे पाए। 76,000 करोड़ रुपए में 40,000 करोड़ रुपए दे पाए। तो ये योजना सरकार की विफलतम योजना थी। सरकार, भारत की सरकार, राज्य की सरकार किसानों को वो राशि नहीं दे पाई, इसलिए उस योजना का बंद होना अति आवश्यक है। देखिए, योजना ऐसी बननी चाहिए जिससे लाभ होना चाहिए। इन्होंने जो भी योजना बनाई जल्दबाजी में बनाया, प्रोपेगेंडा के लिए बनाया और दुनिया को दिखाने के लिए बनाया। हमारी जो योजना बनेगी वो अन्नदाता के लिए बनेगी कि कोई किसान आत्महत्या नहीं करेगा। और रघुवर सरकार की महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना को बंद कर किसानों की कर्ज माफी करने का हेमंत सरकार ने फैसला लिया है। रांची के हेतु गांव के किसानों ने सरकार के इस फैसले का स्वागत किया। हालांकि कई किसान ऐसे हैं जिन्होंने बैंक से अब तक किसी भी तरह का लोन लेने से इनकार किया। किसानों से बात की हमारे सहयोगी नौशाद आलम ने। राज्य सरकार द्वारा किसानों के कर्ज माफी का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। इस सरकार की इस योजना से किसानों में किस तरह की प्रतिक्रिया हम जानने के लिए हेतु गांव पहुंचे हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि ये सरकार जो है प्रस्ताव तैयार कर रही है किसानों के कर्ज माफी, कितना प्रसन्नता हो रही है आपको? बहुत खुशी का बात है इसमें। पूर्व जो मुख्यमंत्री थे वो तो 5,000 रुपये इसलिए देना चाह रहे थे कि जो किसान जो खेती नहीं होने के कारण 5,000 रुपया देने की प्रस्ताव रखे थे। और एक जो हेमंत सरकार जो बने हैं तो उसमें ये जो नया किस्म का जो प्रस्ताव रखे हैं वो अच्छा बात है और किसानों को इसमें बहुत पूरा लाभदायक होगा। अभी हम लोग को मिलेगा, माफ़ करेगा तभी ना लाभ मिलेगा। अभी तक तो कुछ हुआ नहीं है। पिछली सरकार वाला भी तो हम लोग को वहाँ अकाल घोषित किया तो ब्लॉक में जाके खतियान जमा किए तो आज तक मिल ही रहा है पैसा, कुछ नहीं लाभ इससे तो होगा कुछ फायदा, किसान लोग को देगा कुछ लोन या कुछ देगा तो इसमें तो फायदे होगा। ये बात कि नहीं होगा सो बात नहीं है, लेकिन हम लोग तो ऐसा लोन आज तक पास नहीं होता है, कहाँ होता है सब हम लोग को पता नहीं है। हम लोग तो सब नहीं कारोबार किए हैं, लोन फोन कभी नहीं लिए हैं। मतलब हम लोग बैंक से कभी लोन नहीं निकाले हैं कोई तरह से। मतलब इसमें किले में कमाते खाते हैं। देने से ठीक है था। अभी तो हम लोग नहीं लिए हैं, कभी लोगों को नहीं लिए हैं। मौजूदा सरकार कि इस प्रस्ताव से उन्हें किस हद तक फायदा पहुंचेगा वो देखने वाली बात होगी। कैमरामैन संत के साथ नौशाद आलम, न्यूज़ 18 रांची। और सीधे नौशाद से जुड़ते हैं। नौशाद, अभी तक जो रिपोर्ट कहती है उसके मुताबिक कई किसानों ने कर्ज नहीं लिया है, तो ऐसी कोई लिस्ट तैयार है सरकार के पास या फिर ऐसा कोई ब्यौरा है जिसमें पता चल पाए कि कितने लाख या फिर कितने हजार किसान हैं जिन्हें इसका लाभ मिल रहा था जो अब नहीं मिलेगा, लेकिन उसके लिए एक सरकार की और महत्वाकांक्षी योजना उनके लिए तैयार है कि अब किसानों की कर्ज माफी होगी और उससे ज्यादा उनके लिए फंड भी रिलीज किए जाएंगे? देखिए विवेक, ये मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना जो है पूर्व की सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना थी। ये जो है योजना की शुरुआत पिछले साल अगस्त में जो है शुरू की गई थी। इस योजना के शुभारंभ में उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जो है यहाँ पे मौजूद थे।
इस योजना के तहत जो है ना किसानों के चेहरे पे खुशी लाने का मुख्य जो है ना उद्देश्य था और उनको उसके तहत जो है ना उनकी आर्थिक स्थिति को भी बेहतर करने की योजना थी। इसके तहत 14 करोड़ जो है ना किसानों को लाभ पहुंचाना था, जिसमें से 7 करोड़ जो है ना किसानों को लाभ पहुंचाया गया, जिसमें 1 एकड़ तक की ज़मीन के लिए 5,000 रुपया, जबकि 5 एकड़ जमीन के लिए 25,000 रुपये किसानों को जो है प्रदान किए जाने थे। अंतिम जो है भुगतान की जो अंतिम जो सूची है वो भी तैयार की जा चुकी थी, लेकिन सरकार ने जो कृषि विभाग के जो प्रावधान किया है वित्तीय वर्ष 2020 और 2021 के लिए जो बजट जो प्रस्ताव जो तैयार किया है, उसमें इन्होंने ये जो महत्वाकांक्षी योजना थी पिछले सरकार की, उसको ये ख़त्म करके ये जो ऋण माफ़ी योजना है उसको लागू करने की प्रस्ताव जो है तैयार किया जा रहा है। और इसके तहत उनकी यही दलील है कि ये न्यूनतम साझा कार्यक्रम जो कि यूपीए गठबंधन की जो कार्यक्रम है उसके तहत किसानों को जो है वो कर्ज जो है माफ़ किया जाना है। चूंकि कांग्रेस शासित जो है प्रदेश जैसे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में इस योजना को लागू किया गया है, और कांग्रेस की यही दलील है कि ये जो पिछली सरकार की जो योजना थी वो जो है उससे किसानों को लाभ नहीं हो पा रहा था, और इस योजना से खासतौर से जो कर्ज माफ़ी की जो योजना है ये जो है इस योजना से किसानों को लाभ पहुंचेगा और वो ख़ास तौर से जो है उसके आत्महत्या की जो घटनाएं होती हैं उस पर जो है लगाम लगेगा। इस सरकार की इस योजना के खबर से भाजपा की तीव्र प्रतिक्रिया सामने आई है, और उन्होंने आरोप लगाया है कि ये जो मौजूदा सरकार है ये किसानों के हित की बात नहीं सोच रही है, और उनके चेहरों पे जो खुशियां हैं, जो खुशहाली लाने का जो संकल्प लिया था पिछली सरकार ने, और भी बेहतर सोच रखा है। अब आम जनता के सरोकार से जुड़ी खबर कि जल संरक्षण को लेकर तमाम तरह के उपाय भले ही किए जा रहे हों, लेकिन पानी की बर्बादी थमने का नाम नहीं ले रही। राजधानी रांची के बूटी मोड़ के पास मेन पाइपलाइन फटा है और सड़कों पर पानी बह रहा है। हजारों लीटर पानी बर्बाद हो चुका है, लेकिन विभाग की तरफ से अब तक कोई कर्मचारी मौके पर नहीं पहुंचा और पानी रोकने को लेकर कोई प्रयास नहीं किया जा रहा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खजाना खाली वाले बयान से महिला एवं बाल विकास मंत्री जोबा मांझी सहमत नहीं हैं। जोबा मांझी ने कहा है खजाना ऐसा भी खाली नहीं कि राज्य की योजनाएं बाधित हो जाएं। चाईबासा पहुंची जोबा मांझी ने पदभार ग्रहण करने के बाद पहली बार प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक की और जिले के विकास योजनाओं की समीक्षा की। बयान आया था कि खजाना खाली हो गया, तो फिर जब नहीं है तो कैसे? नहीं, वैसी बात नहीं है। खजाना तो खाली है, लेकिन सरकार बनी है तो खजाना को भरपाई करके कार्य तो करेगी। इधर बंधु तिर्की के बाद जेवीएम के प्रदीप यादव को भी पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया गया है। पार्टी विरोधी गतिविधि और शो कॉज का जवाब नहीं देने पर पार्टी ने यह कार्रवाई की। हालांकि इसे बीजेपी में विलय की ओर जेवीएम का एक और कदम बताया जा रहा है। बंधु तिर्की के बाद अब प्रदीप यादव पर गाज। जेवीएम ने प्रदीप यादव को पार्टी से निकाला। पार्टी विरोधी गतिविधि के आरोप में कार्रवाई। पार्टी विरोधी गतिविधि में संलिप्तता के आरोप में अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए आपको पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निष्कासित किया जाता है। पार्टी द्वारा जारी शो कॉज का जवाब नहीं देने पर जेवीएम ने पोडैयाहाट विधायक प्रदीप यादव को भी पार्टी से निकाल दिया है। कुछ दिन पहले प्रदीप यादव और बंधु तिर्की ने दिल्ली में सोनिया और राहुल गांधी से मुलाकात की थी। वहीं गोड्डा में नागरिकता कानून के खिलाफ कांग्रेस की रैली में भी प्रदीप यादव शामिल हुए थे। जेवीएम ने इसी को लेकर प्रदीप यादव को शो कॉज जारी किया था और 48 घंटे में जवाब देने को कहा था, लेकिन प्रदीप यादव का जवाब नहीं आने पर पार्टी ने यह कार्रवाई की। कभी पार्टी के नीति और सिद्धांत को दरकिनार करते हुए कांग्रेस के केंद्रीय अध्यक्ष से जाकर के दिल्ली में मिल लेना, कभी पार्टी के नियम के विरुद्ध, पार्टी के सिद्धांत के विरुद्ध, पार्टी के कार्य समिति के लिए गए फैसले के विरोध में वे एनआरसी और कार्य जैसे मुद्दे में भी जाकर के विरोधी बात करना पार्टी को कटघरे में खड़ा कर दिए। झारखंड में जेवीएम के 3 विधायक हैं। इनमें से बंधु तिर्की और प्रदीप यादव को पार्टी ने निष्कासित कर दिया। ऐसे में सिर्फ बाबूलाल मरांडी पार्टी के इकलौते विधायक बचे हैं। अटकलें हैं कि बाबूलाल मरांडी अपनी पार्टी का विलय
बीजेपी में करने वाले हैं, इसी को लेकर ये कार्रवाई की जा रही है। पार्टी से निकाले जाने के बाद प्रदीप यादव ने बाबूलाल मरांडी पर हमला बोला है और कहा है कि उनकी मंशा कभी पूरी नहीं होगी। ये बचकाना है, अच्छी हरकत है। जो उनकी मंशा है बाबूलाल मरांडी की कि पार्टी से निष्कासन के बाद मेरे विलय के रास्ते साफ होंगे, मेरी सदस्यता बचेगी। मुझे लगता है कानून के निगाह में ये सारी चीज़ें बहुत ही कमज़ोर है। बाबूलाल मरांडी जी को ऐसे ही भाजपा में वो जब जाने की बात करे तभी से हमने उसको बाय बाय कर दिया है और ठीक है, उसको मुबारक हो। हम लोग अपने अलग राह की ओर। वहीं पार्टी से प्रदीप यादव के निकाले जाने को बीजेपी ने जेवीएम का आंतरिक मामला बताया है। वहीं बाबूलाल मरांडी के घर वापसी की अटकलों को मीडिया की ओर से फैलाई गई खबर करार दिया कि बाबूलाल मरांडी का भारतीय जनता पार्टी में आना ये मीडिया के द्वारा हम सब लोगों को मालूम हो रहा है। जिस दिन आएंगे तो उस दिन आप सब लोगों को पता चल जाएगा। बाबूलाल मरांडी के जहां बीजेपी में शामिल होने की अटकलें हैं, वहीं प्रदीप यादव और बंधु तिर्की के कांग्रेस में जाने की खबरें। सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद बंधु तिर्की ने उन दोनों के कांग्रेस में शामिल होने की बात कही है। ऐसे में अब देखना होगा कि जेवीएम में जारी घमासान कहां जाकर थमती है। रांची से कुमारी प्रेरणा और भुवन किशोर झा की रिपोर्ट। और विधायक प्रदीप यादव को जेवीएम से निकाले जाने पर कांग्रेस ने प्रतिक्रिया दी कि ये सब पहले से तय था। कांग्रेस नेता शमशेर आलम ने कहा कि बाबूलाल मरांडी के बीजेपी में जाने को लेकर प्रदीप यादव और बंधु तिर्की रोड़ा अटका रहे थे, इसलिए उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि दोनों नेता पार्टी आलाकमान के संपर्क में हैं और कांग्रेस में आने पर उनका स्वागत किया जाएगा। लोग जान चुके हैं कि बाबूलाल मरांडी जी क्या कार्रवाई करेंगे और उसी कार्रवाई का नतीजा है कि आज प्रदीप यादव जी उसी कड़ी में हटाए गए। और जिस तरह हमारे प्रभारी महोदय पर दोनों नेताओं का विश्वास है, तो निश्चित तौर पर अब दिल्ली जाएंगे। दिल्ली जाकर के जो आला कमान का निर्देश होगा, हम लोग प्रदेश कांग्रेस कमेटी को, हम लोग अगर दोनों नेता मिलते हैं तो उनका स्वागत करेंगे। रांची के सुखदेव नगर थाना क्षेत्र में बेखौफ अपराधियों ने युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। गोलियों की आवाज से किशोरगंज का इलाका देर रात थर्रा उठा। इस गोलीबारी में मुकेश जालान नाम के युवक की मौत हो गई। स्थानीय लोगों की माने तो 6 की संख्या में आए अपराधियों ने पूरी वारदात को अंजाम दिया। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर सिटी एसपी समेत कई थानों के थानेदार मौजूद रहे और छानबीन की। अपराधियों का अब तक कोई सुराग नहीं मिला है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। करीबन 10 सवा 10 बजे एक आवाज हुआ। हम घर में टीवी देख रहे थे। टीवी देखे, बाहर निकले तो देखे एक आदमी उल्टा मुंह पड़ा हुआ था। तो हम लोग 3-4 दोस्त लोग और थे, देखे कि उसको देखने तो सके नहीं किसका कौन था। जब तक उसका भाई आया तो बोले मेरा भाई है। चलिए 24 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ क्या लगा ये बताएंगे ओम प्रकाश। क्या पुलिस कह रही है? पुलिस ने क्या कोई सुराग ढूंढ निकाला है? पुलिस की कार्रवाई किस ओर है? जी विवेक, बता दें कि राजधानी रांची में लगातार अपराधियों का जो तांडव है वो अपने चरम पर है। और ये जो जगह है, ये जगह हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे दर्शकों को। यही वो जगह है जहां पर घटना को अंजाम दिया गया था। बहरहाल पुलिस को सीसीटीवी फुटेज मिले हैं जिसके आधार पर अपराधियों की शिनाख्त की जा रही है। और वहीं पर बता दें कि जो मृतक हैं वो फाइनेंस कंपनी में कार्यरत थे। हमारे साथ यहाँ पर चश्मदीद भाई हैं। क्या किस तरह से आप लोग देखे थे, क्या हुआ था अचानक से जब आप लोग निकले तो क्या हुआ था? और रात को 10:10 में या 10-11 बजे 10:11 में मतलब आवाज़ आया गोली चलने का। आवाज़ आया तो जैसे हम लोग बाहर में निकले तो देखे कि यहाँ पास मतलब मोटरसाइकिल से आया। एक मोटरसाइकिल में 3 लोग थे। उन लोग पीछे से गोली मारा और उन लोग मारते हुए राइट साइड में उन लोग चला गया। उसके बाद में जो गोली मारा गया वो आदमी नीचे में गिर गया। यहीं पर वो गिर गए और फिर उसके बाद उनके जो परिजन हैं वो पहुंचे थे। आपको बता दें कि एक सीसीटीवी यहाँ पर थी और उसी में पूरी वारदात जो है वो कैप्चर हुई है। और बहरहाल पुलिस जो है उसी सीसीटीवी फुटेज के डीवीआर को अपने साथ ले गई है, जिसके बाद अपराधियों की शिनाख्त की जा रही है और उसके आधार पर अपराधियों तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। हालांकि आपको बता दें कि अपराधियों की शिनाख्त करीब पुलिस ने कर चुकी है। सभी अपराधी जो थे बगैर हेलमेट और नकाब के थे और यहाँ पर पहुंचकर घटना को अंजाम दी। घटना से पहले पूरे इलाके का रेकी भी उनके द्वारा की गई। अब बहरहाल इसमें
अनुसंधान का विषय है कि किस तरह से ये हत्या हो गई और इसके पीछे क्या कुछ वजह है। हालांकि परिजन अभी फिलहाल इस बात से कुछ भी कहने से बच रहे हैं, वहीं पुलिस भी पूरे मामले पर फिलहाल चुप्पी साध मामले के अनुसंधान की बात कहती नजर आ रही है। जी विवेक। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए। इधर मुख्यमंत्री ने झारखंड में रोजगार को बढ़ावा देने का फैसला लिया है। इसके तहत राज्य के सरकारी विभागों में खाली पड़े करीब 1 लाख पद भरे जाएंगे। हेमंत सोरेन के निर्देश पर सरकारी विभागों के खाली पड़े पदों को खंगालने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। हेमंत सोरेन ने सत्ता संभालने के साथ ही राज्य के सरकारी विभागों में खाली पड़े पदों पर बहाली का फैसला लिया है, जिसके बाद मुख्य सचिव ने सभी विभागों को रिक्तियों का आकलन कर जेपीएससी और जेएसएससी को अधिसूचना भेजने को कहा है। खाली पदों की बात करें तो हाँ, सभी विभागों को ये निर्देश दिए गए हैं कि वो रिक्तियों को भरें और ऐसे कार्य करें जिससे कि रोजगार का सृजन हो, जिससे कि लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले और पता चले। पहले तो सर्वे करें कि कितने लोग हैं अनएम्प्लॉयड हैं। कृषि विभाग में 2688, भवन निर्माण विभाग में 715, राज्यपाल सचिवालय में 6, पशुपालन विभाग में 997, कैबिनेट में 121, निर्वाचन विभाग में 41, सहकारिता विभाग में 120, ऊर्जा विभाग में 53, उत्पाद विभाग में 522, वित्त विभाग में 722, राष्ट्रीय बचत विभाग में 75, वाणिज्य कर विभाग में 286, खाद्य आपूर्ति विभाग में 109, वन एवं पर्यावरण विभाग में 3086, स्वास्थ्य विभाग में 9380, गृह विभाग में 20224, उद्योग विभाग में 1060, सूचना जनसंपर्क विभाग में 704, श्रम विभाग में 1185, विधि विभाग में 1610, खान विभाग में 476, कार्मिक विभाग में 106, जेपीएससी में 68, संसदीय कार्य में 22, योजना विभाग में 248, कार्मिक राजभाषा विभाग में 209, पेयजल विभाग में 779, राजस्व में 1271, पथ निर्माण विभाग में 765, ग्रामीण विकास विभाग में 3498, विज्ञान प्रौद्योगिकी में 733, शिक्षा विभाग में 18,357, पर्यटन विभाग में 101, नगर विकास विभाग में 47, जल संसाधन विभाग में 3227, लघु सिंचाई विभाग में 657, कल्याण विभाग में 1267 और खेलकूद विभाग में 141 पद खाली पड़े हैं। टेट नियमावली हम लोगों ने नोटिफाई कर दी है। जैक फ्रेश टेट परीक्षा कराने जा रहा है अभी अपने बोर्ड परीक्षाओं को समाप्ति के बाद, और जब ये पूरा हो जाएगा तो उसके बाद हम लोग शिक्षक नियुक्ति की नई नियमावली भी वर्क कर रहे हैं। कर्मियों की कमी से जहां कामकाज पर असर पड़ रहा है, ऐसे में खाली पदों को भरने के सरकार के आदेश से बेरोजगार युवाओं में एक उम्मीद जगी है। लेकिन मुख्यमंत्री ने स्थानीय नीति में संशोधन के संकेत दिए हैं। ऐसे में अभी नियोजन नीति पर फैसला होना बाकी है। भुवन किशोर झा, न्यूज़ 18, रांची। झारखंड के बेरोजगारों को राज्य सरकार बेरोजगारी भत्ता देगी और इस दिशा में सरकार ने कदम बढ़ा दिया है। 11 फरवरी को श्रम विभाग की राज्य स्तरीय बैठक में इस पर नीतिगत फैसला लिया जाएगा। श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि बेरोजगारों का आकलन कर सरकार इस दिशा में कदम उठाएगी। पदभार संभाल लिए हैं और 11 तारीख को राज्य स्तरीय बैठक रखे हैं। बैठक में सारा क्या हो रहा है, किस स्थिति में है, सब समीक्षा होगी। नियोजन को सुदृढ़ किया जाएगा, मजबूत किया जाएगा और जितने बेरोजगार हैं जो प्लान कर रहे हैं उसको रोकना है, काम देना है। ये विशेष सब विषय पर बात होगी। साहिबगंज का नियोजन कार्यालय इन दिनों गुलजार है। हेमंत सरकार की बेरोजगारी भत्ता की घोषणा से कार्यालय में रौनक आ गई है। स्नातक पास युवा रजिस्ट्रेशन कराने लगातार पहुंच रहे हैं। युवाओं के मुताबिक सरकार की घोषणा से युवाओं में रोजगार की आस जगी है और अब तक 900 से ज्यादा युवा और बेरोजगार अभ्यर्थी अपना रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। लेकिन हेमंत सरकार जो हम लोग को बताया गया था कि जो भी बेरोजगार युवा लोग हैं उसको मतलब कुछ प्रोत्साहन राशि जो भी है मतलब वो देने का बात किया, इसलिए हम लोग जो है
आगे आकर के आज फॉर्म भरने के लिए आए हैं। बेरोजगार नवयुवकों को एक उम्मीद जगी है इस सरकार के पहल से कि बेरोजगार नवयुवकों को रोजगार से जोड़ा जाएगा और जो बच गए हैं उसको बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। इससे नवयुवकों में बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन है, खुशी है। मंत्री जी का निर्देश आया है कि एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज को जिले में कार्यान्वयन कराना है। उसको लेकर के मैंने जिला नियोजन पदाधिकारी से बातचीत भी किया है और अभी शाम में मैं विजिट भी करने जा रहा हूँ नियोजन कार्यालय को, और वहाँ पर जो भी व्यवस्था हो सकेगी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज को और दुरुस्त करने का, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आकर के उसमें पार्टिसिपेट कर सके, अपना नामांकन करा सके। आज झारखंड के मुख्यमंत्री की मैरिज एनिवर्सरी है और सीएम अपनी शादी की सालगिरह वाराणसी और विंध्याचल में भगवान के दरबार में मनाएंगे। 7 फरवरी 2006 को उनकी शादी हुई थी और आज वे शादी की 14वीं सालगिरह मना रहे हैं और इसके लिए वे 11:30 बजे वाराणसी के लिए रवाना भी हो जाएंगे। 12:30 बजे वाराणसी पहुंचने के बाद वे शाम 5 बजे काशी विश्वनाथ के दर्शन करेंगे और इसके बाद गंगा घाट पर महाआरती में हिस्सा लेंगे। 8 फरवरी को सीएम 11 बजे विंध्याचल में पूजा अर्चना करने के बाद शाम के 4 बजे रांची के लिए रवाना हो जाएंगे। उपराजधानी दुमका में 130 साल पुराने हिज्जा मेले का आज उद्घाटन होने जा रहा है। जिला मुख्यालय से 5 किलोमीटर दूर मयूराक्षी नदी के तट पर 7 दिनों तक इस मेले का आयोजन होता है, जिसकी तैयारियां अंतिम चरण में है। हिजला मेले में आदिवासी संस्कृति की झलक देखने को मिलती है, जिसमें बांग्लादेश के प्रतिभागी हिस्सा लेंगे। मेले की तैयारियों का जायजा लिया हमारे सहयोगी पंचम कुमार झा ने। दुमका के ऐतिहासिक राजकीय जनजाति हिजला मेला की आज शुरुआत होनी है। 1890 में तत्कालीन ब्रिटिश कमिश्नर आर कर्स्टन के द्वारा इस मेले की शुरुआत की गई थी। कृषक समुदाय के लिए यह मेला काफ़ी मायने रखता है। किसान अपने उत्पाद को यहाँ लाकर प्रदर्शित करते हैं। साथ आप देख सकते हैं जो कितना यह मूली है और मूली देख के अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इसको उपजाने में किसान ने कितना मेहनत किया होगा। और यहाँ पे यह प्रदर्शनी लगेगी। साथ साथ विभाग के स्तर से भी, कृषि विभाग के स्तर से भी यहाँ प्रदर्शनी लगाई गई है। आप देख सकते हैं आधुनिकतम तरीके से कृषि कैसे की जा सकती है, इस प्रदर्शनी के माध्यम से इसे दिखाया जाएगा। और बाहर से आने वाले जितने भी मेला में घूमने आएंगे, निश्चित रूप से कृषि विभाग की प्रदर्शनी को वह बड़े गौर से देखते हैं और उसे आत्मसात करने का प्रयास करते हैं। 2015 में तत्कालीन सीएम के द्वारा इस मेला को राजकीय मेला का दर्जा दिया गया। अब जिला प्रशासन का यह प्रयास है कि इस मेले को राष्ट्रीय मेला का दर्जा मिले। और इस बार जो सबसे महत्वपूर्ण है या आकर्षण का केंद्र बिंदु रहेगा वह संथाली डांस है। संथाल समुदाय के लिए 11 तरह के डांस होते हैं, जिसमें इस बार 8 प्रकार के डांस प्रतियोगिता है और विभिन्न प्रांतों के साथ साथ बांग्लादेश के प्रतिनिधि भी डांस कंपटीशन में हिस्सा लेंगे। पंचम कुमार झा, न्यूज़ 18 दुमका। और खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ।